नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। मैं आचार्य विजय सिंह हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली में 3 चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, कुंडली में ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति कैसी है, अर्थात आप जन्म से कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और तीसरा, ग्रहों का गोचर यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट, अर्थात वर्तमान स्थिति में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, अर्थात इस समय में ग्रह नक्षत्र किस तरह का योग आपकी कुंडली में बना के बैठे हुए हैं और किस तरह से आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य विषय आपके तीसरे पॉइंट के संदर्भ में डिस्कशन करना है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है वह नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलने वाला है। तो मित्रों, इस समय पे नक्षत्र में धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर के दौरान आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बना के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाले समय में बहुत ही सुनहरे अवसर हमें प्रदान करने वाले हैं, अर्थात बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये हमारी कुंडली में लेके आ रहे हैं। और यह जो ग्रह गोचर ये स्थिति है यह किसी एक विशेष लग्न या राशि के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न और राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कुछ विशेष सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि इस गोचरीय फेरबदल के दौरान आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त हो सकें और आप इस गोचर काल में जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए अपेक्षा करते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकें। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा ताकि जब भी आप गोचर को देखें तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले, अगर आप अपने आने वाले कल के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपने गोचर में अपनी जन्म लग्न या जन्म राशि से चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात गोचर के दौरान आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें। आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, उससे आप अपने आने वाले कल को समझिए, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह हैं, यानी सिर्फ 2.25 दिन तक ही ये एक राशि में रहते हैं। और यदि आप आने वाले महीने के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला महीना कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप गोचर में अपनी जन्म लग्न या कुंडली से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की गोचरीय स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। खास करके सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं और मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यदि बड़े बदलाव की बात करें, यानी अगर आप अपने आने वाले साल के संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म राशि या कुंडली से राहु, गुरु, शनि एवं केतु को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक एक ही राशि में रहते हैं, जहाँ शनि तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए रहते हैं और गुरु लगभग 13 महीने के लिए एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो अपना पूरे साल का प्रेडिक्शन देखते वक्त आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं बात करूं आपको अपना गोचरीय प्रभाव देखना है तो वह आप हमेशा अपने जन्म लग्न और जन्म राशि से देखें। मित्रों, वहीं जन्म लग्न से अगर आपका गोचर बहुत अच्छा आ रहा है और जन्म राशि से आपका गोचर जो है वह इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस गोचर का आपको मीडियम प्रभाव मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जन्म लग्न और जन्म राशि मतलब चंद्र राशि से अगर आपका गोचर दोनों ही से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आपको अपना होने वाला गोचर जन्म राशि एवं जन्म लग्न से दोनों से ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप इस गोचर के दौरान अकस्मात आवेश में आकर ना करें। पूर्ण रूप से उसको जांच परख लें, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन आप अपने
इस गोचर के संदर्भ में लें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व रहा हो इस संदर्भ में, तो आपका वह क्वेरी अवश्य क्लियर हो गई होगी, वह जिज्ञासा अवश्य क्लियर हो गई होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म राशि से गोचरीय प्रभाव देखते हैं, जिस कारणवश हम कहीं ना कहीं निराशा हमारे मन में आ जाती है अगर उस गोचर का प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आपको लग्न से भी अपना गोचरीय प्रभाव देखना चाहिए, खास करके उन ग्रहों के लिए जो धीमी गति से चलते हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आपको लंबे समय में आपको अपना प्रभाव देंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर से हमें अगले 1.5 साल में या अगले 2 साल में क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताए जाने वाले सभी उपाय, सावधानियों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अपने मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट का एक संतोषप्रद जवाब आपको दें और उससे संबंधित कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसके संदर्भ में भी आपको कमेंट में डालें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में होने वाले कोई भी गोचरीय परिवर्तन एवं आपकी राशि के या लग्न के प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपको नई जानकारियाँ, कोई अपडेट्स तुरंत प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि के संदर्भ में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 1 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ 1 नंबर लिखा है, तो यह गोचर आप अपनी लग्न कुंडली या अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका 2023 से 2025 मिड तक आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। क्या यह आपका भाग्योदय करेंगी या आपको इस गोचर के दौरान बहुत संभल कर रहना है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में आ गए हैं, गुरु जो कि ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते थे कि 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में मेष राशि में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर को खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं और केतु जो कि तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो आज इन चारों ग्रहों के संदर्भ में ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके राशि और कुंडली में इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इसी के विषय में आगे बात करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के दौरान बस आपसे हमारा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन चूँकि आपके अगले 2.5 साल का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से किया गया है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए मित्रों, 30 अक्टूबर तक आपकी अगर हम बात करें राशि की, तो आपके लग्न में ही गुरु बैठे हुए थे और साथ में राहु बैठकर चांडाल योग बना रहे थे, जो कि 30 अक्टूबर को राहु जो हैं वह आपके 12th हाउस में चले गए हैं और आपके कुंडली से राहु और गुरु का जो चांडाल योग बन रहा था वह खत्म हो गया है। अब गुरु जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं और राहु जो कि आपकी राशि के 12th हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं शनि आपकी राशि में 11th हाउस में बैठे हैं और केतु आपकी राशि में या कह सकते हैं आपकी कुंडली में 6th हाउस में विराजमान है। अब कुंडली के केंद्र में बैठना अगर हम बात करें गुरु का, आपकी कुंडली के लगभग 1.25 लाख जो दोष हैं उनको समाप्त कर देता है। क्योंकि 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मीन राशि में परिवर्तन कर गए, मीन राशि में गोचर कर गए, वैसे ही गुरु आपके लग्न में अकेले स्वतंत्र बैठे हुए हैं और गुरु का लग्न में बैठ जाना आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो जाता है। तो ऐसे में अगर गुरु अकेले बैठ जाते हैं तो ये आपके जीवन से संघर्षों को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं। और विशेषकर अगर आपकी कुंडली का जो लग्न है अगर वह मेष है तो यह अति शुभ हो जाता है। चूँकि गुरु आपके भाग्य के भाव के स्वामी भी बन जाते हैं और भाग्य के स्वामी बनकर ये आपके लग्न में आए हैं, तो यह जो गोचर है
पूरे 13 साल बाद आपके लग्न में हो रहा है। तो यह आपको पूर्ण रूप से भाग्यशाली बनाएंगे और आर्थिक रूप से आपको बहुत मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक विशेष सा निखार आ गया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपकी एजुकेशन में काफ़ी ग्रोथ हो गई है। वहीं दूसरी ओर अगर आप वैवाहिक हैं तो आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन में एक विशेष सुधार आ गया है, या काफ़ी आपके संबंध जो हैं आपके जीवन साथी के साथ मधुर हो जाएंगे और आप उनको काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके भाग्य में तो यह वृद्धि करेंगे ही करेंगे और आर्थिक रूप से आपको बहुत प्रबल बनाएंगे। वहीं अगर बात करें शनिदेव की, तो शनि महाराज आपकी कुंडली के 11th हाउस में बैठे हुए हैं और 11th हाउस जो कि लाभ का भाव माना गया है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना गया है, यहाँ कुंभ राशि में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, आपके लिए यह जो स्थिति है यह पूरे 30 साल बाद बनी है और इसके बाद अपने जीवन काल में दोबारा आपको यह स्थिति अगले 30 वर्ष बाद ही देखने को मिलेगी। चूँकि शनि का यह गोचर आपके लाभ भाव से हो रहा है तो यह आपके जीवन काल में अत्यंत शुभकारी गोचर माना गया है। शनि खासकर जब भी अपनी राशि से गोचर करते हैं, वो भी उच्च के होकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से गोचर करते हैं, तो ऐसे में शनि आपकी आय के नए नए स्रोत जो हैं या सोर्सेज जो हैं उनको जनरेट कर देते हैं। अगर आपके पास इस समय में कोई नौकरी नहीं थी या आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो यह आपके लिए वह काल शुरू हुआ है या वह अवसर आया है जिसमें आप अपने लिए नए इनकम के सोर्स बहुत आसानी से बना पाएंगे। और न केवल बना पाएंगे अपितु उसमें लाभ की एक विशेष परिस्थिति भी आप देख पाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि चूंकि शनि बिना प्रयासों के फल नहीं देते, तो प्रयास आपको अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि हमेशा कर्मदाता है, मेहनत का फल देते हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। और मेहनत करने पर देखिए बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं मिलता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, आदमी को मनचाहा फल या मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। यहाँ पर शनि बैठकर आपके द्वारा किए गए थोड़े से भी अथक प्रयास या थोड़े से भी हार्डवर्क का आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो शनि का यहाँ से गोचर करना, यानी कि आपके लाभ भाव से गोचर करना, आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर देगा। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि गुरु जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, उनकी क्योंकि जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, वहीं शनि लाभ भाव में बैठ गए हैं। तो इसका तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि शनि आपको जो लाभ देंगे उसमें आपका भाग्य गुरु की मदद से आपका पूरा साथ देगा। तो आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन, अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपके भाग्य का साथ ही साथ आपको उसमें शनि की ओर से मिलने वाला लाभ आपके जीवन को या आपकी दैनिक स्थिति को पूर्ण रूप से काया पलट कर देगा। और आप पाएंगे कि आपने शायद जीवन में जितनी ग्रोथ करनी थी वो ग्रोथ आप इस काल में या इस अंतराल के दौरान आप कर जाएंगे। देखिए मित्रों, आपने ऐसा पाया होगा कि आपके लग्न भाव में जब गुरु और राहु का चांडाल दोष था 30 अक्टूबर तक, तब तक आपने अपने स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन देखा होगा। आपके भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा होगा, कहीं ना कहीं आप परेशानियों का सामना कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसका वो जो परिणाम आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा है। चाहे आप पहले से ही व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतों का सामना अपने दैनिक जीवन में अवश्य कर रहे थे। लेकिन चूंकि 30 अक्टूबर को ये राहु आपके 12वें भाव में चला गया और गुरु अब जो चांडाल दोष से मुक्त हो गए हैं, इसकी वजह से अब आप अपने भाग्य में जो वृद्धि की अपेक्षा कर रहे थे या जिस प्रकार का आप फलों की अपेक्षा, हर इंसान अपने अच्छे की अपेक्षा करता है, अपनी आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की, अपने धन संचय करने की अपेक्षाएं करता है, वो सारी अपेक्षाएं जैसा कि मैंने बताया आपकी जो कुंडली पर ये योग बन रहा है, इसके चलते ये जो भी धीमी गति से चलने वाले ये सब ग्रह हैं, ये आपको मजबूत परिणाम देके जाएंगे और आपको एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देते हुए आपके जीवन में एक ठहराव, एक मजबूत ठहराव, स्टेबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको अवश्य देके जाएंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं राहु की। जैसे कि मैंने बताया, राहु आपके 12वें भाव में आ गए और 12वां भाव जो कि व्यय का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, घर से दूर जाने का भाव होता है। मित्रों, राहु कहीं ना कहीं आपको, देखिए, आपकी आमदनी तो बहुत होगी लेकिन कहीं ना कहीं आपके अकस्मात खर्चे करवाने के लिए राहु आपको प्रेरित करेंगे। तो प्लीज़ आपसे ये निवेदन रहेगा कि कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार उस पर पुनर्विचार करें, उसका पूर्ण रूप से
इवैल्यूएशन कर लें, उसका अवलोकन कर लें, उसके बाद ही वो खर्चा करें। क्योंकि राहु ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने कई बार बनाएगा कि आपके द्वारा किया गया धन लाभ जो आप प्राप्त करेंगे या जो भी आप कर्म करेंगे अपने कार्यक्षेत्र के माध्यम से, जो भी आप धन कमाएंगे, उसको राहु खर्च करवाने के लिए आपको प्रेरित अवश्य करेगा। और आपको एहसास भी होगा कि आपका पैसा जो है वो व्यर्थ व्यय हो रहा है, व्यर्थ खर्च हो रहा है। और जब आपको ऐसा एहसास हो तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये राहु का जो प्रभाव है उसके चलते आप जो धन कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका व्यर्थ में ही कहीं ना कहीं खर्च हुआ जा रहा है। तो उसको आप हर समय एहसास करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने इस अधिक खर्चे पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि राहु आपके 12वें भाव में आया है तो ऐसी परिस्थितियां ये बनाएगा कि जब खर्चे सामने आएंगे तो शायद आप उनसे अपना मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप अगर दिमाग में इस चीज़ को रख के थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपका जो वो खर्चा होगा वो ज़रूरी चीज़ों पे होगा बजाय व्यर्थ की चीज़ों पे होने के। और जो लोग किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको ट्रांसफ़र हो जाए, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र मिल जाए, तो उनके लिए ट्रांसफ़र के योग पूरी तरह से बन चुके हैं। ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर आपको ट्रांसफ़र का योग बना रहे हैं और आप आराम से अपने मनचाहे स्थान पर पहुंचेंगे। ट्रांसफ़र भी आपके मनचाही जगह पर होने के पूरे चांसेस यहाँ बन रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप प्रमोट होकर ट्रांसफ़र हो, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे ही रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रमोशन हो सकता है और प्रमोशन होने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको हमें पॉजिटिव सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब अगर ऐसे में आपकी कुंडली में शुक्र जो है अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, मान के चलिए आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठे हों या मेष राशि में ही बैठे हों या मिथुन के होके बैठे हों, तुला राशि के बैठे हों या फिर मकर राशि में बैठे हों, ऐसे में ये और अधिक धनदायक स्थिति आपके लिए बना देंगे। अर्थात इस समय में आप जिस धनोपार्जन की हम बात कर रहे हैं, जिस धन लाभ की हम बात कर रहे हैं, उस पे सोने पे सुहागा वाली परिस्थिति बन जाएगी आपके लिए और भी अच्छा धन लाभ होने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। ये पैसा आपके पास कहीं से भी आए लेकिन अच्छा पैसा आपको अवश्य प्राप्त होगा। और ख़ास करके गुरु जब धन भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे में तो यह आपके लिए पूर्ण रूप से आपके रास्ते को साफ करते चले जाएंगे और आपके लिए आपका जो लक्ष्य है या आपका जो धन संबंधित परिस्थितियां हैं उनको और भी बेहतर बनाते चले जाएंगे, निखारते चले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो थोड़ा आपको खर्चों से सावधान रहना है, खर्चे सोच समझ के करने हैं। वहीं जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको राहु ऐसे में विदेश से लाभ अवश्य करा सकते हैं और आपको विदेश से आय अवश्य बहुत अच्छे स्तर पे होगी। और अगर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको यहाँ बेनिफिट अवश्य होगा। अब एक चीज़ हमें जो यहाँ ध्यान रखनी है वो ये, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा, राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव पे जाएगी और छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा। वहीं थोड़ा सा ये हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर थोड़ा खर्चा करा सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित या ये कह सकते हैं सावधान बने रहना होगा। और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में जब राहु 12वें भाव में आता है और उसकी सप्तम दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु यानी छठे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे में राहु कहीं ना कहीं खर्चा थोड़ा सा हॉस्पिटल के या हेल्थ के ऊपर करा देता है। तो मित्रों, हमें अपेक्षा है कि आपको यह राशिफल अवश्य पसंद आया होगा। और थोड़ा सा उपाय की बात कर लेते हैं। उपायों को लेकर अगर हम बात करें तो हमें कोशिश करनी है कि इस गोचर के दौरान अगर आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, एवं अगर हम बात करें राहु और केतु के संदर्भ में, क्योंकि राहु और केतु ही आपको यहाँ परेशानी थोड़ी सी दे सकते हैं, तो राहु और केतु के संदर्भ में बात करें, अगर आप बहते हुए जल में 125 ग्राम काली उड़द, 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम सफ़ेद तिल काले कपड़े में बांधकर राहु केतु यंत्र, जो कि किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के पश्चात अगर आप इसको बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो राहु केतु का प्रभाव, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वह आपके लिए सकारात्मक रूप से अपने परिणाम देना शुरू कर देगा। और आपको जो छुपे हुए शत्रु और अस्पताल से संबंधित जो आपके और खर्चे होने हैं और व्यर्थ के खर्चे होने हैं, इनमें कहीं ना कहीं रोकथाम पूर्ण रूप से हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट हमें अवश्य दें। विशेष उपाय अगर आप कोई जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।